1896 में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज हुई, जिसे आज हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उस वक्त यह पार्टिकल किसी रहस्य की तरह था और आज भी इलेक्ट्रॉन और इसके जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमारे लिए रहस्य ही बने हैं। हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर ली गई थी, लेकिन यह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वास्तव में क्या है, इसके बारे में काफी शोध होने अभी बाकी थे। उस वक्त के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोसेफ थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन हर एटम का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने यह निष्कर्ष इसलिए निकाला कि वह अपने प्रयोगों में डिफरेंट सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहे थे। जैसा कि हमें पता है, एटम नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रल रहता है। इसे हम एटम का न्यूट्रल चार्ज कहते हैं। एटम के इस न्यूट्रल चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने यह कल्पना करने के लिए कहा कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज के समंदर में तैर रहा होगा। आप स्क्रीन पर दिए गए इमेज से इसे समझ सकते हैं। इस एटॉमिक मॉडल को हम पलम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1898 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पॉजिटिवली चार्ज हेवी अल्फा पार्टिकल की खोज की। यह पार्टिकल मैटर को भेज सकता था। फिर उन्होंने इस पार्टिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उनके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फा पार्टिकल्स पतली गोल्ड फॉइल से आर पार गुजर रहे थे, पर वहाँ एक अजीब बात हो रही थी। कई हजार अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल उस फॉइल से आर पार नहीं गुजर पा रहा था। किसी कारण के तहत वह अल्फा पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब यहाँ एक सवाल तैयार हो गया कि वह पॉजिटिवली चार्ज हेवी अल्फा पार्टिकल को आखिर कौन रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसका उत्तर काफी आसान था। इसे फॉइल में मौजूद दूसरा पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट कर रहा था। इस फेनोमेनॉन से रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि यह पॉजिटिव चार्ज एटम के साइज से काफी छोटा होना चाहिए, क्योंकि वह लगभग 99.9 से अधिक अल्फा पार्टिकल को खुद से गुजरने दे रहा था। और यह पॉजिटिव चार्ज पॉसिबली एटम के सबसे स्टेबल एरिया में केंद्रित होना चाहिए, यानी एटम के कोर में। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, जोसेफ थॉमसन एटम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से अलग करने में कामयाब रहे थे। तो इससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी तरह से एटम से लूजली फिक्स होना चाहिए। मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन की पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी जितना कि हम अंदाजा लगा रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि एटम के सबसे डीपेस्ट और सबसे स्टेबल बिंदु यानी उसके सेंटर में एक बेहद छोटा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन दूर से ही इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। और इस एटॉमिक मॉडल को हम रदरफोर्ड प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इस समय तक हमें इतना तो पता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली एटम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट स्पष्ट नहीं थी। हमें बस यह बात पता थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स नहीं होता, वह बस एक्टिवली न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। उस वक्त के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल लॉ सीखा था। वह लॉ यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में परिवर्तन हमेशा रेडिएशन के साथ होता है। अगर हम इसे आसानी से समझे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा तब रेडिएशन एमिट होगा। लेकिन उस वक्त मौजूद एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा था, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तब इलेक्ट्रॉन के केस पर भी यह बात लागू होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा था। तब उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी लगातार बदलाव हो रहा होगा। तब उसे यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक लगातार रेडिएशन एनर्जी के रूप में एनर्जी को एमिट करना चाहिए। और हमें यह बात पता है कि रेडिएशन के कारण एनर्जी का लॉस होगा, और यह एनर्जी लॉस इलेक्ट्रॉन को धीमा कर देगा। और इस प्रकार से लगातार एनर्जी को एमिट करते रहने से कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा सके। तब वह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण न्यूक्लियस के अंदर ढह जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तब हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार प्री क्वांटम क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार उसके न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता है, ऐसा स्ट्रक्चर अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पर आकर हमारी फिजिक्स रुक गई। हम शायद एटम को समझने में गलती कर रहे थे।
एटम को हमने जितना सिंपल समझा था यह उससे काफी ज्यादा पेचीदा निकला। हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में फिर से सोचना पड़ा। इसके आगे क्या हुआ यह जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।